क्लास 8th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा चैप्टर 12 जो कि है फैक्टराइजेशन गुणनखंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे की क्लासेस में भी इसके टॉपिक पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर में मैंने एक नंबर ले लिया, संख्या हमने ले ली 30 हमारे पास एक नंबर है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 × 5। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा क्या होता है 30 आ गया। तो अब यहां पे देखो 2 इसका क्या है, फैक्टर है। 3 इसका क्या है, फैक्टर है। 5 इसका क्या है, फैक्टर है। ऐसे ही 2 3 ज़ा 6, 6 भी क्या है, इसका फैक्टर है। 2 5 ज़ा 10, 10 भी इसका क्या है, फैक्टर है। 3 5 ज़ा क्या हो गया 15, ये भी इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से ये इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। मतलब 30 को हमने लिख दिया 2 × 3 × 5, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये इसके वो टर्म्स हो गए जिसमें 30 क्या है, आता है। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले लिया हमने ले लिया नंबर 50। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। तो 2 5 10 25 ये सारे इस 50 के क्या हैं, फैक्टर हैं। ऐसे ही अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, किसी व्यंजक की बात करें, मैंने एक्सप्रेशन ले लिया 2xy, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में x इंटू में y। तो ये इसके क्या है, फैक्टर है। ये इसकी हो गई फैक्टराइजेशन फॉर्म। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया 10xy, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × x × y। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे हम इसी फैक्टराइजेशन और उसके बाद इसमें रीग्रुपिंग मतलब समूह बनाना, ये चीज़ें इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज की अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कुछ टर्म्स दे रखी हैं जिनका हमें कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड क्या करना है, निकालना है। तो सीधा हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। तो हम इसका फर्स्ट ही पार्ट उठाते हैं, ये है 12x और 36। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 12x के सभी फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे करना है आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना तो आता ही होगा। 2 से करेंगे तो 6, फिर हम 2 से कर देंगे तो 3 और 3 से कर देंगे तो 1। तो मैं 12x को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × x, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। अब हम इसमें देखेंगे, हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड। तो बहुत ही सिंपल है, हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो दोनों में 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है और दोनों में 3 भी आ रहा है। तो कॉमन क्या हो गया, 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना हो गया 12। तो यही हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। मतलब 12x का और 36 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 वो चीज़ है तो दोनों में क्या है, आ रही है। ऐसे ही चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये है 2y और 22xy। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप 2y को क्या लिख सकते हो, 2 × y, और 22xy को क्या लिख सकते हो, 2 × 11 × x × y। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर मतलब सार्व गुणनखंड। तो हम नोटिस करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कौन सी चीज़ है जो दोनों में आ रहा है। तो दोनों में 2 आ रहा है तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई दोनों में y आ रहा है y, तो हमारा कॉमन क्या हो गया 2y, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो चलते हैं हम अपने आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस यूज करना है। 14pq और 28p² और q² भी सेम चीज। 14pq को हम क्या लिख सकते हैं, 14 किसके टेबल में आता है 2, 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। और 28p² q² को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो, और q का स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम्स लिख दो। अब हमें इसमें देखना है कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा हो, सार्व गुणनखंड। तो दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। दोनों में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, दोनों में p आ रहा है और दोनों में q आ रहा है। देखो 2 दोनों में आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है, p भी दोनों में आ रहा है और q भी दोनों में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे 2 7 14 और pq। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो भी दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में हमें जो दिए हुए हैं वो है 2x 3x² और 4। 3 टर्म का आ गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले 2x सिंपल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। 3x² को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x और 4 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की, मतलब सार्व गुणनखंड की। तो हमको देखना है तीनों में कॉमन क्या है। जब 2 टर्म थी तो हम 2 में कॉमन देख रहे थे, अब हमारे पास 3 टर्म आ गए हैं तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो तीनों में देखें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 2 यहाँ पर है मगर इसमें नहीं है, यहाँ पर है। x की बात करें तो इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा क्या कॉमन होगा 1। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो ये थे हमारे पहले 4 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। शुरुआत में आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर लें, और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस आपसे गलती ना हो, इजी सी आप कर सकें इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में हमारे पास दिया है 6abc 24a² b 24ab² और 12a² b। हमारे पास 3 टर्म है, पहली है 6abc, दूसरी टर्म है 24a² और थर्ड टर्म है हमारे पास 12a² b। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है 6abc की, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 6 इंटू में a इंटू में b इंटू में c। 24ab² को क्या लिख सकते हैं, पहले 24 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, और ये a और b को लिख देंगे हम 2 टाइम्स। अब चलते हैं 12a² b पे। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और a² के लिए 2 टाइम्स a और b। अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड। सबसे पहले देखना है तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में 2 आ रहा है तो लीजिए 2 लिख दिया, तीनों में 3 आ रहा है तो लीजिए हमने 3 लिख दिया, सभी में एक a कॉमन है तो हमने a लिख दिया, और सभी में b कॉमन है तो हमने b लिख दिया। 2 3 ज़ा कितना होता है 6 ab, ये हो गया हमारा कॉमन। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो कैसे, ये देखो 6 है, ये 24 है और ये 12 है, ये सभी हमारे 6 के टेबल में आते हैं। तो सबसे छोटा 6 है तो पहले 6 आ गया। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर a² है, तो सभी में से a कॉमन आ सकता है। यहाँ पे भी b है, यहाँ b² है और यहाँ पर भी b है, तो हमारा b भी कॉमन आ सकता है। मगर हम चाहते जैसे अगर हम चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6abc हमारा क्या हो जाएगा, इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में हमें दिया है
16x³ माइनस का 4x² और 32x। अब इस वाले में देखो, पहले हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो 16 -4 और 32, ये जो तीनों हमारे कोफिशिएंट हैं ये 4 के टेबल में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब 4 सभी से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इधर भी x है, यहाँ पे x² और यहाँ पर x³ है। तो हमारा सबसे छोटा क्या है, x है। 4 हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था और वेरिएबल में क्या निकल रहा है, चर में हमारे पास क्या आ रहा है, x। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4x। तो आपने देखो डायरेक्ट भी निकाल दिया। अब इसको प्रोसेस से अगर आपने करना है तो आप बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 16x³ को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2 × 2 × x 3 टाइम्स, माइनस 4x² को कैसे लिख सकते हो, -2 × 2 इंटू में x इंटू x। और 32x को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू में x। अब वही सीमेंस कॉमन सी बात, कॉमन फैक्टर मतलब सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में सभी में 2 टाइम्स हमारा 2 कॉमन आ रहा है और सभी वेरिएबल क्या है, x कॉमन। कितना आ गया हमारे पास, 4x। तो अगर आप डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे, इसको डायरेक्ट करेंगे। 7th में हमारे पास दिया हुआ है 10pq, 20qr और 30rp। सबसे पहले 10, 20 और 30 किसके टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में। इसका मतलब 10 सभी से कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर pq है, यहाँ पे qr है और यहाँ पे क्या है, rp है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम सीधा लिखेंगे कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड। क्या हो जाएंगे बताओ बच्चों, आप लोग भी ट्राई करो। क्या हो जाएगा हमारा, 10 कॉमन, और हमारे पास वेरिएबल में चर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 10 इज आवर कॉमन फैक्टर। ऐसे ही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट। यहाँ पर है 3x² की क्यूब, 10x³ y का स्क्वायर, 6x² y की 2 और z। ओके जी, करें कॉमन, इसे निकाल सकते हैं क्या हम इसको डायरेक्ट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों कोफिशिएंट आते हो, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कुछ भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बराबर कॉमन नहीं आ रहा। तो हम डायरेक्ट करेंगे तो हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना डायरेक्ट मेथड कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। 3 है, 10 है और 6 है। क्या ये तीनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, x², यहाँ पर क्या है, x³ और यहाँ पर भी क्या है, x²। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, x²। इसका मतलब x² हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y³ है, यहाँ y² है और यहाँ पर भी क्या है, y²। इसका मतलब y² हमारा कॉमन आ जाएगा। बाकी z सिर्फ इसी में, इन दो टर्म में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x² प्लस x² इंटू y²। ओके जी बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमसे कॉमन फैक्टर पूछे थे, सार्व गुणनखंड पूछे थे। तो आपने किस तरीके से कॉमन फैक्टर को निकालना है, तो आप इस तरीके से इन कॉमन फैक्टरों को निकाल लोगे। ओके जी बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपनी 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।